और बेटा तुमने उससे संबंध भी बना लिया। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसको पाने का सपना हर सिंगल लड़के का होता है। और जब राघव को ये मौका मिला तो उसने मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि एक तांत्रिक ने उसको चेतावनी दे दी थी कि यदि तुमने दूसरी बार संबंध बनाया तो तुमको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी। तो क्या राघव ने इस चेतावनी को माना या वो हमेशा के लिए रहस्य बन गया? जानते हैं इस कहानी में। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। मेरा नाम है प्रियंवदा और आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रियंवदा। साल 2019। राघव नोएडा में रहता था और एक सीधा साधा लड़का था। पर कुछ लड़के होते हैं जो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि यार मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा, तुम सब छोड़ दो, जो होगा तो देखा जाएगा। तो राघव का नेचर ना थोड़ा थोड़ा ऐसा था। राघव को नोएडा से कोटा जाना था अपनी बुआ के बेटे की शादी में। राघव के माता पिता 4-5 दिन पहले ही कोटा चले गए थे। पर राघव को एक इम्पोर्टेंट काम था और वो इम्पोर्टेंट काम था उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे। वो अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे के इतने इम्पोर्टेंट काम को छोड़ के कैसे शादी में जा सकता था। और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता दिया था कि मुझे अपने बुआ के बेटे की शादी में जाना है। तो इन लोगों ने दिन में बर्थडे सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया। बर्थडे को सेलिब्रेट करते करते दिन के 4 बज गए थे और राघव की जो 12 बजे की बस थी जिसमें उसने बुकिंग कराया था अब वो भी जा चुकी थी। तो राघव ने सोचा कि कोई भी ट्रांसपोर्ट को पकड़ लेता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, कोई ना कोई बस तो होगी जो कोटा के बुद्धि गांव तक मेरे को ले जाएगी। और राघव ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी। उसने अपने फोन को चार्ज नहीं किया था। उसका फोन मात्र 20% ही चार्ज था। तो राघव ने सोचा कि कोई भी ढाबे वगैरह पे जाऊंगा और वहां पर फोन को चार्ज कर लूंगा। और राघव नोएडा के बस स्टैंड पे पहुंच गया और उसे शाम के 6 बजे की बस भी मिल गई जो उसको 11 साढ़े 11 बजे तक गुदती गांव पहुंचा देती। राघव उस बस में जाके बैठ गया और विंडो सीट मिल गई। वो सीट में जाके बैठा और उसने अपने दोनों कानों में हेडफोन को लगाया और गाने सुनने लगा। गाने सुनते सुनते उसके बीच बीच में नींद पड़ जा रही थी और जब उसकी नींद खुल रही थी तो वो बाहर का व्यू देख रहा था। उसको बाहर का व्यू बहुत ही शानदार लग रहा था। लगभग 9 साढ़े 9 बजे होंगे और बस हाईवे पर चल रही थी। तभी बस अचानक से झटके से रुक गई। ड्राइवर ने 4-5 बार स्टार्ट करने की कोशिश करी पर बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी ड्राइवर और कंडक्टर ने एक मैकेनिक को कॉल किया। मैकेनिक ने बोला कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा और लगभग 3-4 घंटे में बस ठीक हो जाएगी। तो सारे पैसेंजर बाहर आ गए और सबसे बातचीत करने लगे। तभी राघव ने अपने बैग को उठाया और वो बस से बाहर जाने लगा। तभी कंडक्टर ने उसको पीछे से आवाज दी, ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो? 3-4 घंटे में बस ठीक हो जाएगी। तो राघव बोला कि मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी से लिफ्ट ले लूंगा और मैं चला जाऊंगा। तो राघव फिर जाने लगा। उसने कंडक्टर की बात पे कोई ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि राघव के बुआ के बेटे का लग्न था और लग्न कल था और राघव को आज पहुंचना बहुत जरूरी था क्योंकि आप जानते हैं कि किसी लड़के की शादी में लग्न का प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। तो राघव को आज के आज ही अपनी बुआ के घर पहुंचना था। तो राघव अब पैदल पैदल हाईवे पर चलने लगा। तभी उसकी नजर अपने मोबाइल की बैटरी पर गई तो उसने देखा कि उसका मोबाइल सिर्फ 5% ही बचा है। तो उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं अपने पापा को कॉल करके बता देता हूँ। राघव ने अपने पापा को कॉल किया और बोला कि मेरी बस छूट गई थी, मैं दूसरी बस से आ रहा हूँ और आपने जिसको भी भेजा है मेरे को पिक करने के लिए उसको अभी मना कर दीजिए। राघव ने जैसे ही इतनी बात करी है और राघव का फोन बंद हो गया। अब राघव हाईवे पर चलते जा रहा था और लगभग उसको आधा घंटे भी हो गया था चलते चलते, पर कोई भी गाड़ी उसको देख के रुक नहीं रही थी। वो हर गाड़ी से लिफ्ट मांग रहा था पर कोई भी गाड़ी रुक नहीं रही थी। अब वो चलते चलते परेशान हो गया था। तो उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, वहां पर हाईवे के किनारे पर वो जाके बैठ गया।
राघव जैसे ही बैठा तो वहां पर से एक गाड़ी गुजरी और राघव को देख के वो गाड़ी रुकी। उस गाड़ी वाले ने खिड़की को खोला और राघव को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने अपना मिरर बंद किया और वो चला गया। फिर राघव जाके वापस बैठ गया और जो भी गाड़ियां निकल रही थी उसको रोक रहा था। तभी वहां पर एक और गाड़ी आके रुकी जिसका नंबर राजस्थान के कोटा का ही था। वो गाड़ी वाला आया, रुका और उसने अपनी मिरर को नीचे किया। पहले तो उसने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके बाद पूछता है कि तुमको कहाँ जाना है। तो राघव ने बताया कि मुझे कोटा के बुदती गांव में जाना है। तो वो आदमी बोलता है कि मैं कोटा तक जा रहा हूँ, मैं तुमको गांव के मोड़ पर छोड़ दूंगा। राघव ने बोला ठीक है, वहीं तक छोड़ दीजिएगा। और राघव ने अपने सामान को बैक सीट पर रखा और वो जाके ड्राइवर के बाजू वाली सीट पे जाके बैठ गया। अब राघव थोड़ा सा चुलबुले नेचर का भी था, मैं बता रही सीधा साधा है, पर एक ऐसा नेचर था ना उसका कि मैं सब जानता हूँ। तो वो भी अंकल से बात करने लगा, पर वो अंकल उससे बात ही नहीं कर रहे थे, बस बीच बीच में उससे पूछ रहे थे कि तुम कहाँ पर रहते हो। तो राघव ने बताया मैं नोएडा में रहता हूँ। फिर उन अंकल ने पूछा कि यहाँ कैसे आए हो। तो फिर उसने बताया कि मेरे बुआ के बेटे का लग्न है, तो मैं उसी में शामिल होने के लिए आया हूँ। बस बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जो वो अंकल बात कर रहे थे, राघव बस उन्हीं का जवाब दे रहा था, क्योंकि राघव जब शुरू में बात कर रहा था तो उन अंकल को शायद राघव का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था। तो वो जो अंकल जितनी बात कर रहे थे, राघव उतना ही उनको रिप्लाई करता है। और लगभग 2-2.5 घंटे चलने के बाद वो गांव के मोड़ के पास पहुंच गया, जहां से उसको अंदर गांव में जाना था। वो अंकल ने गाड़ी को वहीं पर रोका और उससे बोला कि सामने बेटा एक ढाबा है, वहां पर रात भर रुक लो और सुबह होगी तो कोई ना कोई मिल जाएगा तो चले जाना। राघव ने उन अंकल को थैंक यू बोला और वो अंकल वहां से चले गए। राघव ने देखा कि वो जो ढाबा है उसमें हल्की सी रोशनी जल रही है और राघव ने ये भी सोचा कि यदि मैं अभी यहाँ रुक गया तो वैसे भी मुझे सुबह तक कोई नहीं मिलने वाला है, तो एक काम करता हूँ, मैं पैदल पैदल ही चलता हूँ, लगभग 2 घंटे में मैं अपने गाँव पहुंच भी जाऊंगा। राघव को फोटोग्राफ खींचने का बहुत ही ज्यादा शौक था, तो उसने कैमरे को गले में टांगा और बैग को पीठ पे टांगा और उस रास्ते पर जाने लगा। वो जो सड़क थी उस पर एकदम खामोशी थी और वो खामोशी को चीरते हुए आगे जाते जा रहा था और उसको फोटोग्राफ खींचने का बहुत ज्यादा शौक था, तो बीच बीच में फोटोग्राफ भी खींचता जा रहा था। अब वो जो सड़क पे चल रहा था वो सड़क एकदम क्रिपी और बेहद ही डरावनी दिख रही थी, पर वो सन्नाटे को चीरते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहा था। उस सड़क पर चलते चलते राघव की नजर एकदम से पड़ती है तो वो देखता है कि वहां पर एक बेहद ही सुंदर लड़की खड़ी हुई है, जिसने पीले कलर की ड्रेस को पहना हुआ है और उसके बाल बहुत ही लंबे हैं और चेहरा इतना सुंदर कि राघव ने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। और चूंकि पूर्णिमा का दिन था तो चांद की जो चांदनी थी वो उस लड़की के ऊपर गिर रही थी, तो वो लड़की बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी। राघव उसको देखता ही जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि राघव उसमें खो गया है, मेस्मराइज हो गया है। उसको आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना वो सन्नाटा, ना वो अंधेरा, ना वो खामोशी, कुछ भी नहीं दिख रहा। राघव सिर्फ उसी को एकटक देखे जा रहा है। वो लड़की भी राघव को देखती है और जाके पेड़ के पीछे छिप जाती है, जैसे वो लड़की राघव को देखना भी चाहती है और राघव को देखना नहीं भी चाहती है। और वो जाके पेड़ के पीछे छिप जाती है और बार बार पेड़ के पीछे से राघव को देखती है। तभी राघव के पास से एक ठंडी हवा गुजरती है। इतनी ठंडी हवा राघव को आज तक महसूस नहीं हुई थी। तभी राघव सोचता है कि इतने सुनसान जगह में ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, और हो सकता है वो मुझे चोर डकैत वगैरह समझ रही हो, इसीलिए वो पेड़ के पीछे जाके छिप गई है। तो राघव उस लड़की के पास जाता है और जाके बोलता है कि मैं राघव हूँ और मेरी बस खराब हो गई है, मैं कोई चोर डकैत वगैरह नहीं हूँ, मुझे कोटा के बुदती गांव जाना है, वो भी अपनी बुआ के बेटे के लग्न में। फिर वो लड़की स्माइल करते हुए पेड़ के पीछे से बाहर निकलती है
और राघव से बोलती है कि मेरी भी बस खराब हो गई है और मुझे बुधिती के पहले गांव में जाना है। फिर वो दोनों बातचीत करते करते और उस सन्नाटे को चीरते हुए जाने लगते हैं। राघव अभी भी रिया को देख के एकदम मंत्रमुग्ध था और उसी में खोया हुआ था और उससे बात करते हुए जाते जा रहा था। तभी राघव की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। वो पेड़ बेहद ही विशाल था और उसकी जो जटाएं थी वो जमीन को छू रही थी और देख के ऐसा लग रहा था कि वो जो जटाएं हैं वो किसी के बाल हैं, क्योंकि बेहद ही लंबी लंबी थी और जमीन तक टच कर रही थी। तभी राघव उस पेड़ की फोटो खींचने लगता है और रिया उसको मना करती है कि मत खींच फोटो, पर राघव उस पेड़ की फोटो को क्लिक कर चुका था और बोलता है यार पेड़ ही तो है, तुम लोग किस जमाने में रहते हो, कितना सुंदर पेड़ है, आज तक ऐसा पेड़ नहीं देखा। रिया उसको बोलती है कि यहाँ तुम नए हो और तुमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इस पेड़ की फोटो तुमको नहीं खींचनी चाहिए थी। फिर वो दोनों आगे सड़क पर चलते जा रहे थे, तभी राघव के कान में एक फुसफुसाहट की आवाज आती है कि आज तुम बेहद ही सुंदर दिख रहे हो। राघव ने रिया से पूछा कि तुमको कुछ आवाज आई है? तो रिया ने बोला नहीं, मुझे कुछ आवाज नहीं आई है। फिर वो दोनों फिर जाने लगे और अब राघव को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई तो चल रहा है और उन दोनों के कदमों के साथ साथ किसी और के कदम की आवाज भी आ रही थी। राघव ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दिया, पर जो पेड़ था ऐसा लग रहा था कि वो राघव के एकदम नजदीक आते जा रहा है। राघव ने रिया से बोला और वो दोनों इतनी तेज भागने लगे जितना वो आज तक नहीं भागे होंगे और बहुत ही तेज भागने लगे। रिया बोलती है कि मैंने तुझे मना किया था कि उस पेड़ की फोटो मत खींच, अब तू देखिए तेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो दोनों भागते 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 बहुत दूर निकल गए और जो वो पेड़ था वो भी अब पीछे छूट गया। फिर रिया बताती है कि ये डायन का पेड़ है, इसीलिए मैंने तेरे को फोटो खींचने मना किया था। आज से बहुत साल पहले यहाँ पर एक कमला नाम की डायन रहती थी और कुछ कुछ कारण हुआ था जिससे वो इसी पेड़ में बस गए थे। अब रिया और राघव बातचीत करते करते चल रहे थे और लगभग 2 बज चुका था। तभी रिया बोलती है कि ये मेरा गांव का मोड़ आ गया है, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। राघव को थोड़ी दूर और जाना था तो राघव अपने रास्ते चलने लगा। राघव करीब आधा घंटे तक चलते रहा, तभी उसकी नजर बुआ के घर के ऊपर पड़ी। बुआ का घर बेहद ही बड़ा था और पूरे तरीकों से लाइट से जगमगा रहा था। अब वो धीरे धीरे और बुआ के घर के पास जाते जा रहा था तो उसको गेट के बाहर तक रिश्तेदारों के बात करने की आवाज आ रही थी। राघव घर के अंदर गया और उसकी बुआ वहीं पर थी। बोलती अरे बेटा तुम इतनी रात को कैसे आए, तुम तो जल्दी आने वाले थे। तो राघव ने बोला मेरी बस न छूट गई थी, मैं दूसरी बस से आया हूँ और वो बस भी खराब हो गई थी, मैंने पापा को कॉल करके बता दिया था। फिर राघव की बुआ बोलती है ठीक है चल तू आ गया, कल लग्न का प्रोग्राम है और बहुत सारे काम है, एक काम कर तू फ्रेश हो ले, खाना पीना खा ले, उसके बाद सो जाना। फिर राघव फ्रेश वगैरह हुआ, खाना पीना खाया और सोने के लिए चला गया। पर राघव जैसे ही सो रहा था उसको रिया ही रिया दिख रही थी, उसके ख्याल में रिया ही रिया दिख रही थी। और जब वो आंखें खोले हुए था तब भी उसको लग रहा था कि रिया उसके सामने ही खड़ी है या बेड पे ही बैठी है या इस तरफ है। उसको चारों तरफ रिया ही रिया दिख रही थी और रिया के ख्यालों में डूबा डूबा राघव सो गया। राघव की जब सुबह नींद खुली तो दोपहर का 1 बज चुका था और पूरे घर में चहल पहल थी। राघव रूम से बाहर उठ के आया, तभी उसकी बुआ बोलती है अरे बेटा उठ गया, हो गई नींद पूरी? तो राघव ने बोला हाँ। तो उसकी बुआ बोलती है बस लग्न थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, एक काम कर तो फ्रेश वगैरह हो जा। राघव फ्रेश हुआ और अपने कैमरे को गले में टांग के आ गया और वो अब फोटो क्लिक करने लगा, हर एंगल से फोटो क्लिक कर रहा था। फोटो क्लिक करते करते उसकी एक लड़की के ऊपर नजर गई जो राघव को ही देख रही थी। राघव ने देखा अरे ये तो रिया है। राघव ने उसको हाय का इशारा किया और जहाँ पर रिश्तेदारों की कम भीड़ थी वहां पर राघव और रिया चले गए। राघव ने रिया से पूछा अरे तू यहाँ कैसे? तो रिया ने बोला कि मेरे फ्रेंड के कजन की शादी है तो मैं
इसीलिए आई हूँ। तो राघव ने बोला, अरे ये तो मेरे बुआ के बेटे की शादी है। फिर दोनों बातचीत करने लगे और लग्न का प्रोग्राम भी खत्म हो गया। फिर राघव और रिया को जहाँ मौका मिलता था वो लोग बातचीत करते थे, कभी छत में, कभी बाहर, कभी जहाँ पर कम लोग हैं, कभी आंगन में, और छोटे छोटे प्रोग्राम भी चलते रहते थे। और राघव अब रिया के प्रति पूरी तरीके से दीवाना हो गया था। अब उसको रिया के साथ रहने में बहुत अच्छा लगने लगा था। अब एक दिन की बात है, राघव दिन में सो रहा था, तभी राघव के पास खिड़की से एक चिट्ठी आती है और वो सीधे राघव के ऊपर जाके गिरती है। राघव उस चिट्ठी को खोलता है और उसमें लिखा था, मैं तुम्हारा स्कूल के पास इंतजार कर रही हूँ, 6 बजे तक आ जाना। और नीचे लिखा था रिया। अब राघव के मन में लड्डू फूटा, क्योंकि राघव तो उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था और उसके प्रति मोहित भी हो गया था। तो राघव बिना किसी को बताए शाम के 6 बजे उस स्कूल के पास पहुंच जाता है। राघव जैसे ही उस स्कूल के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि ये स्कूल बेहद ही पुराना है और एक खंडर जैसा दिख रहा था। राघव उस स्कूल के अंदर जाता है और रिया को खोजने लगता है। एक क्लासरूम के अंदर रिया उसे खड़ी हुई दिखाई देती है और राघव रिया के पास जाता है। रिया बोलती है कि मैं तुझे बहुत पसंद करने लगी हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगने लगा है। और उसने राघव के होंठ पे किस कर दिया। राघव इतना मंत्रमुग्ध था कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसके होंठ बहुत ही ज्यादा ठंडे हैं। अभी ठंड का मौसम तो है नहीं कि होंठ ठंडे हो, क्योंकि राघव रिया के प्रति इतना आकर्षित था कि उसने ये बात को सोचा ही नहीं। फिर रिया उसी रूम में राघव के साथ इंटीमेट होने लगी और जब इंटीमेट हो रही थी तो राघव को ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी ताकत कोई खींच रहा हो। उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी और वो एकदम कमजोर महसूस करने लगा था। और उसके बाद राघव बेहोश भी हो गया। राघव की जब नींद खुली तो उसने आसपास रिया को खोजा, पर रिया कहीं भी नहीं थी। फिर राघव वापस घर आ गया और घर आने के बाद उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई, पर वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। उसके कजन लोगों ने उसको देख लिया था कि ये थोड़ा सा लेजी लेजी लग रहा है, तो उन्होंने पूछा भी कि कुछ हुआ है, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। फिर वो लोग सारे लोग, उन लोगों ने डिसाइड किया कि कल शादी है तो हम लोग एक रूम में रुकते हैं, लड़के लड़के रुकेंगे और एंजॉय करेंगे। तो सारे लड़के एक रूम में चले गए। उसमें सारे लड़के थे, उसका एक कजन था अभिषेक, जिससे उसकी बहुत अच्छी पड़ती थी। तो ये लोग सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। तभी अभिषेक ने बोला, क्या तू अपना कैमरा देना। तो राघव ने अपना कैमरा अभिषेक को दिया। अब अभिषेक फोटो क्लिक करने लगा और अलग अलग एंगल से मस्ती भरे पल क्लिक कर रहा था। फोटो को क्लिक करने के बाद अभिषेक फोटो को स्क्रॉल कर रहा था। तभी स्क्रॉल करते करते उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी और फोटो को देखते साथ ही बोलता है, ये क्या है, तूने ये फोटो कब खींची। कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंट और सारे लोग उस फोटो को देखने लगे और सारे लोग एकदम से शॉक्ड हो गए। तो अभिषेक बोलता है, ये यार तूने ये फोटो कब खींची। तो अब राघव देखता है फोटो को, बोलता है, अरे ये तो मैं जिस दिन आ रहा था उस दिन की फोटो है और ये पेड़ बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा था। अभिषेक ने उस फोटो को जूम करके दिखाया तो पेड़ की शाखाओं के बीच, पत्तों के बीच उसे एक काला साया दिखाई दे रहा था और उसकी सफेद आंखें चमक रही थी जो कैमरे की तरफ ही देख रही थी। तो राघव ये देख के उसके पैरों के तले के नीचे से जमीन खिसक गई और राघव अभिषेक से बोलता है कि यार उस टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो अभिषेक ने सर पकड़ लिया, बोला, मरवाएगा तू बेटा, तू किसकी फोटो लेके घूम रहा है, तेरे को कुछ पता भी है तू किसकी फोटो लेके घूम रहा है। तो राघव बोलता है, नहीं मेरे को नहीं पता। तो अभिषेक बोलता है कि ये एक डायन का पेड़ है। तो
राघव को याद आता है कि रिया ने भी ये बताया था कि ये डायन का पेड़ है, और अभिषेक से ये बात सुन के वो एकदम श्योर हो गया था कि हाँ, ये कहानी सच्ची है। फिर अभिषेक बताता है आज से 40-50 साल पहले गांव में एक कमला नाम की लेडी रहती थी, और वो बेहद ही सुंदर थी, पर उसकी एक कमजोरी थी। वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहती थी और वो काली विद्या करने लगी थी, और उसने बहुत सारी लड़कियों की भी बलि दे दी थी। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उनने कमला को उसी पेड़ से टांग के मार दिया था, और लोगों को लगा कि उसकी मार देने से सब कुछ ठीक हो गया है, पर असल खेल तो वहीं से शुरू हुआ। कुछ दिन बाद अगर उस पेड़ के आसपास कोई भी जानवर जाता था तो उसकी मौत हो जाती थी, और यदि कोई इंसान वहां से गुजरता था तो वह तो पागल हो जाता था या वो मर जाता था। और 3-4 लड़कियों ने उस पर लटक के अपनी जान भी दे दी थी। और अभिषेक ने बताया कि लोगों को अक्सर कर एक पीले कलर का सूट पहने हुए एक सुंदर लड़की दिखती है, जो पहले तो उनको देखती है, हंसती है, उनसे बातचीत करती है, उनसे संबंध बनाती है, और फिर धीरे धीरे संबंध बनाने के साथ उनकी आत्मा को भी निचोड़ लेती है, और फिर जब तक उस इंसान की मौत नहीं होती है तब तक उसको नहीं छोड़ती है। ये बात सुन के राघव एकदम डर जाता है कि अरे, ये रिया नहीं हो सकती है, रिया तो एक लड़की है। फिर अभिषेक बोलता है कि यार तू सच सच बता, तेरे को वहां पर कोई लड़की दिखी थी या नहीं दिखी थी? राघव कुछ भी नहीं बोलता है। फिर अभिषेक फिर जोर देता है कि यार तू सच सच बता। तो अभी भी राघव कुछ नहीं बोलता, ना वो कुछ भी बात बताता है। पर अब अभिषेक को राघव की आंखों में डर नजर आ रहा था, तो अभिषेक इस बार और शक्ति के साथ पूछता है कि यार तू सच सच बता, नहीं तो तू भी मरेगा और हम सबको भी मरवाएगा। तो ये बात सुन के राघव सारी बात बताता है कि कैसे उसकी बस खराब हुई, कैसे वो गांव तक पैदल आया, बीच में उसको बरगद का पेड़ मिला, रिया नाम की लड़की मिली, और वो बताता है कि मैं उससे बात करता हूँ। तो अभिषेक पूछता है तू उससे कितनी बार मिला है? तो राघव बताता है कि मैं उससे 4-5 बार मिल चुका हूँ, और अभी तो मैं उससे घर में भी मिल रहा हूँ। और फिर वो बताता है पूरी स्कूल वाली बात भी। अब अभिषेक सर पकड़ के और सारे कजन डर के मारे बैठे थे, और वो सोचते हैं कि यार तूने ये क्या कर दिया, तू पहले नहीं बताया हम लोगों को। फिर राघव बोलता है यार मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता हूँ। तो सारे कजन लोग बैठे थे, वो बोलते हैं कि हम लोग कोई ना कोई उपाय निकालेंगे जिससे तुम्हारी जान बच जाए, और कुछ ना कुछ सोच लेंगे, हम लोग तेरे को ऐसे मरने नहीं देंगे। तो उनमें से अमित था, वो बोलता है कि ये बात रूम के बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि शादी का माहौल है, और अगर ये बात हमने सबको बता दी तो सारे लोग डर जाएंगे। तभी उनमें एक और कजन था, वो बोलता है कि यार हम लोग को किसी बड़े को तो बताना पड़ेगा, हम लोग इस प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे। तो अभिषेक सोचता है और बोलता है कि काम करते हैं, हम लोग राजू चाचा को बताते हैं। फिर सारे कजन राजू चाचा के पास जाते हैं। इतनी रात को सारे कजन को एक साथ देख के राजू चाचा भी डर जाते हैं। फिर अभिषेक राजू चाचा को सारी बात बताता है कि कैसे इसने फोटो खींची, कैसे पैदल आया, कैसे उसको ये पीले सूट वाली लड़की दिखी, और कैसे उसने इसको बातों में रिझाया, और सारी बात, आज तक की सारी बात राजू चाचा को बता दी। राजू चाचा ने राघव को अपने पास बिठाया और उसको देखने लगे। तभी राजू चाचा की नजर राघव की गर्दन पर पड़ी, और वहां पर उनको एक निशान दिखाई दिया। राजू चाचा बोलते हैं कि ये निशान तेरे को कब आया? तो राघव बताता है कि ये निशान आज ही आया है, आज के पहले वहां पर नहीं था। राजू चाचा उस निशान को छूते हैं, और जैसे ही उस निशान को छूते हैं तो राजू चाचा के चेहरे का रंग पूरा उड़ जाता है और वो थोड़े से डर जाते हैं। वो निशान एकदम बर्फ जैसा ठंडा था। फिर राजू चाचा थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाते हैं और उनको एक गांव में ही तांत्रिक है उसके बारे में याद आता है।
राजू चाचा सारे कजन से बोलते हैं कि तुम लोग अभी सोने चले जाओ, कल सुबह जब हम लोग उठेंगे तो हम लोग उस तांत्रिक के पास चलेंगे और तुम लोग चुपके से उठना। फिर सारे लोग सुबह 5 बजे उठ के बाहर निकलने लगते हैं। तभी जो राघव की बुआ थी वो गेट पर ही मिल जाती है और बोलती है तुम लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। तो राजू चाचा बोलते हैं कि इन सब लोगों को मंदिर जाना था, इसीलिए हम लोग मंदिर जा रहे हैं। और वो लोग उस तांत्रिक के पास चले जाते हैं। अब सारे लोग उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और तांत्रिक अभी भी साधना कर रहा था। तभी तांत्रिक अचानक से अपनी आंख खोलता है और राघव की तरफ हाथ करते हुए बोलता है इस लड़के की जान खतरे में है, बोल तुम लोग सब लोग इसी लड़के को बचाने के लिए आए हो। तो जो राजू चाचा थे वो बोलते हैं हाँ। फिर वो तांत्रिक बोलता है इसके ऊपर कमला की नजर है और बेटा तुमने उससे संबंध भी बना लिया। तो राघव सर हाँ में हिलाता है। फिर वो तांत्रिक राघव को एक घेरे के अंदर बिठाता है और राघव बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वो तांत्रिक बोलता है तूने उससे संबंध बना लिया है, इसलिए तेरा आत्मा से संबंध बन गया है और अब इस संबंध को तोड़ना मुश्किल है और इसके लिए मुझे अपने गुरुजी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आत्मा का संबंध मेरे गुरुजी ही तोड़ पाएंगे। और वो तांत्रिक बोलता है कि तुम्हारे घर में शादी है और इस प्रक्रिया का निवारण करने के लिए हम लोग 2 दिन के बाद काशी चलेंगे जहाँ मेरे गुरुजी हैं और वो ही इस समस्या से छुटकारा दिला पाएंगे। और तब तक बचने के लिए मैं तुमको कुछ देता हूँ। तो एक कागज में वो तांत्रिक कुछ लेके राघव को देता है और उसमें लिखा था कि ध्यान रहे अब तू उससे दोबारा संपर्क नहीं बनाना और यदि तूने उससे दोबारा संबंध बना लिया तो मेरे गुरुजी भी तेरे को नहीं बचा पाएंगे और दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी तेरे को नहीं बचा पाएगी। तेरे को कुछ सावधानियां रखनी है। सबसे पहली सावधानी ये है कि वो तेरे को बुलाएगी सपने में या सामने आके, पर तेरे को उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। और वो एक यंत्र देते हैं, तो बोलते हैं कि इस यंत्र को घर में टांग देना तो तुम्हारे घर में तो नहीं आ पाएगी, पर वो तुमको खेत खलिहानों में बुलाएगी, पर तुम बिल्कुल भी नहीं जाना। ध्यान से कान खोल के ये बात को तू सुन ले। तो वो बुलाएगी, कितना भी रिझाएगी, गिड़गिड़ाएगी, मिन्नतें करेगी, पर तेरे को उसके पास नहीं जाना है। फिर उसके चाचा बोलते हैं कि बारात में फिर कैसे जाएगा ये। तो तांत्रिक बोलता है कि मैं इसको एक कलावा पहना रहा हूँ और वो उसको कलावा पहनाने लगता है मंत्र बोलते बोलते और बोलता है ध्यान रहे, कान खोल के ये बात को तू सुन ले कि इस कलावे को ना तो तू उतारेगा ना किसी को भी उतारने देगा। और इतना सब करने के बाद वो लोग वापस घर आ जाते हैं। अब रात का समय था और दूसरे दिन शादी वाला दिन था। तो रात को सारे कजन एक ही जगह पर सो रहे थे और राघव उन्हीं के साथ सो रहा था। तभी राघव को ऐसा लगा कि रिया उसको बुला रही है कि राघव तू आ जा, मैं तेरे को कितना याद कर रही हूँ, तू मेरे से मिलने नहीं आ रहा है, मैं तेरे से व्याकुल हूँ मिलने के लिए। मिन्नतें कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी कि राघव तू आ जा, एक बार तू मिलने के लिए आ जा। राघव की अचानक से नींद खुलती है और वो बोलता है नहीं नहीं नहीं। सारे कजन भी डर जाते हैं और राघव का हाथ पकड़ लेते हैं कि राघव तू डर मत, हम लोग हैं साथ में। तभी राघव वापस आंख बंद करता है और उसको एक क्रिपी टाइप की हंसी की आवाज आती है ही 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 ही। और रिया बोलती है कि तू नहीं आएगा तो मैं तेरे को कल ले जाऊंगी। ये उसको वो धमकी दे रही थी कि मैं तेरे को कल ले जाऊंगी। राघव ये सुन के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बिस्तर पर फिर से बैठ जाता है। इसके बाद राघव को रिया की आवाज नहीं आती। सारे कजन उसके आस ही पास थे और अब सारे कजन सो गए थे, पर राघव को नींद ही नहीं आ रही थी। राघव को ना सोने की वजह से उसके फेस पर तनाव अलग से दिख रहा था और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी दिख रहे थे।
सुबह सुबह का समय था, सारे लोग उठ चुके थे, राघव भी उठ चुका था और वो थोड़ा सा कमजोर दिख रहा था। उसकी बुआ ने उससे पूछा कि राघव तेरे को क्या हुआ, तेरी आंखों के नीचे कितने काले डार्क सर्कल दिख रहे हैं और तेरे फेस पे कितनी ज्यादा टेंशन दिख रही है। तो राघव बोलता है कि हाँ बुआ, थोड़ा सा थक गया हूँ, इस वजह से मेरे को अच्छे से प्रॉपर नींद नहीं आई है। और फिर शाम का समय हो गया, और शाम का समय हो गया तो बारात लड़की वालों के लिए निकल गई। जैसा कि आप जानते हैं कि बारात निकलने के बाद लड़की वाले उसे कहीं पर रोकते हैं, या 2-4 किलोमीटर पहले या कोई पैलेस में या जनवासा में या कहीं पर भी रोकते हैं, और उसके बाद फिर बारात डीजे गाजे वगैरह के साथ निकलती है। तो अब ये लोग लड़की वालों के घर भी पहुंच चुके थे और बारात निकल चुकी थी। बारात निकल रही थी, सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, सारे लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, कोई डीजे पे नाच रहा था, कोई बाजों पे नाच रहा था। पर सारे कजन में से कोई ना कोई कजन हमेशा एक राघव के साथ रहता था और उसका हाथ पकड़े हुए था। और राघव पूरी शादी को एंजॉय नहीं कर रहा था, आसपास ही देख रहा था, और उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं से तो रिया उसके सामने आके खड़ी हो जाएगी और उसको ले जाएगी। उसको बार बार सपने की बात ही याद आ रही थी कि तू नहीं आएगा तो मैं तेरे को ले जाऊंगी। तो राघव को पूरे समय यही लग रहा था कि उसके आसपास रिया है। फिर बारात अंदर चली जाती है और लड़की के साथ साथ कुछ रिचुअल्स होने लगते हैं, और सारे लोग अब यहाँ वहाँ हो जाते हैं ना, कि कोई खाना पीना खाने लगता है, कोई डेकोरेशन को देखने लगता है, कोई जो रिचुअल्स होते हैं उनको एंजॉय करने लगता है। तो सारे कजन भी यहाँ एक दूसरे के साथ थे। एक कजन था जो राघव के साथ था, वो भी पानी पीने के लिए चला गया। तभी अचानक से राघव के हाथ का कलावा खुल गया, और फिर जो सारे कजन आए वो बोलते हैं, अरे राघव कहाँ गया, राघव कहाँ गया, राघव कहाँ गया। अब सारे कजन राघव को ढूंढने लगे थे, और सारे कजन ने देखा कि उसके हाथ का धागा वहीं पर पड़ा हुआ है, और वो लोग सारे लोग डर गए कि राघव कहाँ गया। फिर सब लोग दौड़ते हुए राजू चाचा के पास गए कि राजू चाचा, राघव अभी कुछ सेकंड पहले तो यहाँ पर था, अब पता नहीं कहाँ गया। राजू चाचा बोलते हैं, मुझे पता है कि राघव कहाँ पर गया है। अब राजू चाचा और सारे कजन एक कार में बैठ जाते हैं, और लगभग आधा घंटा जाने के बाद राजू चाचा एक जगह पर कार को रोक देते हैं, और राजू चाचा बोलते हैं कि चुपचाप यहाँ से धीमे दबे पांव से चलना। और वो लोग सब लोग जाके देखते हैं तो वो लोग बरगद के पेड़ के पास थे, और एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहां पर राघव बैठा हुआ था। सारे कजन राघव के पास जाते हैं, और राघव को जैसे ही छूते हैं तो राघव का पूरा शरीर एकदम ठंडा, जैसे उनने बर्फ को छू लिया हो। और जैसे ही उनने राघव को छुआ, राघव एकदम से खड़ा हुआ, और उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बदन पर हल्दी, कुमकुम और काले कलर की राख लगी हुई थी, और वो एक घेरे के अंदर खड़ा हुआ था। और अब वो लड़की की आवाज में बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम लोग किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तभी पीछे से एक और गाड़ी आके रुकती है, और इस गाड़ी में वो तांत्रिक और वो गुरुजी आए। जैसे ही वो गुरुजी उस पेड़ के पास आए, और आते ही साथ वो बोले, बहुत हो गया अब तेरा कमला, अब तू नहीं बचेगी। तो जो राघव था वो भागने लगा। तो वो जो गुरुजी थे वो बोलते हैं कि इसको पकड़ पकड़, इसको पकड़, नहीं तो ये भाग जाएगा और इसको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर सारे कजन और राजू चाचा भाग के राघव को पकड़ने लगते हैं, और राघव को पकड़ भी लेते हैं। एक बार तो राघव जब सारे लोग हाथ पकड़ते तो ऐसे झटका देके गिरा देता है। फिर वो लोग फिर भागते हैं और राघव को पकड़ते हैं, और जैसे ही राघव को पकड़ते हैं तो राघव के गले में वो जो गुरुजी थे तांत्रिक के, वो रुद्राक्ष की माला डाल देते हैं। अब राघव दो आवाजों में चिल्लाने लगता है, एक रिया की आवाज में, एक कमला की आवाज में, कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। फिर वो तांत्रिक के जो गुरुजी थे वो एक घेरा बनाते हैं और उसमें राघव को बिठाते हैं। फिर राजू चाचा गाड़ी में से 2 कनस्तर लेके आते हैं, उसमें कुछ कुछ सामग्री थी, और वो जो तांत्रिक था वहां पर एक बेदी बनाता है।
और फिर वो लोग मंत्रोच्चारण चालू कर देते हैं। जैसे ही मंत्रोच्चारण होते हैं वहां पर हवन होने लगता है और जो राजू चाचा हैं और जो कजन्स थे उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बाद में राघव बताता है कि जब हवन चल रहा था तो मुझे पेड़ पर कमला और रिया दोनों देख रही थी और रिया मुझसे मिन्नतें कर रही थी और बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी, पर मैं जो गुरुजी की रुद्राक्ष की माला पहने हुए था उस वजह से वो नहीं आ पा रही थी। और जब वो नहीं आ पा रही थी तो उसके बाद वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी कि राघव मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, इसको अभी बोल दे, रोक दे, रोक दे, रोक दे, इस सब चीज को, इस प्रक्रिया को रोक दे, नहीं तो अगर मैं इससे बस से निकलूंगी तो मैं तुम लोग किसी को भी नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। करीबन 2 घंटे हवन चलने के बाद फाइनली जो कमला और रिया की आत्मा पेड़ पे दिखाई देना बंद हो गई। फिर जो तांत्रिक के गुरु थे वो पेड़ के पास गए और पेड़ से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उसको लाल कपड़े में बांधा और उसको अपने जेब के अंदर रख लिया। और फिर उन गुरुजी ने बोला कि अब ये राख को पूरे पेड़ पर लगा दो और पूरे पेड़ पर लगाने के बाद उनने बताया कमला की आत्मा कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगी। फिर तांत्रिक ने बताया कि मेरे को पता था कि जब तुम लोग मेरे पास आए थे तब ये जो रिया थी वो भी तुम लोगों के साथ यहाँ पर आई थी और उसने हम लोगों की सारी बातों को सुन लिया था और मेरे को पता था कि ये जो सारी बात सुन ली है तो ये आज ही रात को ये प्रक्रिया करेगी। और हमने अपने गुरुजी को आज ही शाम को बुलवा लिया था क्योंकि ये पता था हम लोगों को कि आज ही रात को ये हम लोगों को प्रक्रिया करनी पड़ेगी। और उनको बुलवाने के लिए राजू चाचा ने ही गाड़ी भेजी थी तो वो तुरंत आ गए और तुम्हारे लड़के की जान बच गई। उसके बाद राघव को नहलाया, नए कपड़े पहनाए और ये लोग वापस शादी में चले गए और शादी को एंजॉय करने लगे। जब सुबह सब लोग वापस बहू को लेके आए उसके बाद राजू चाचा ने और सारे कजन लोगों ने सारी बात जो जो उन लोगों के साथ हुआ और क्या क्या प्रक्रिया हुई वो पूरे घर वालों को बताया। घर वाले ये सुन के एकदम शॉक्ड हो गए थे और उस राघव की बुआ बोलती है कि तुम लोगों ने ये चीज को मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो राजू चाचा बोलते हैं कि खैर अगर हम लोग बता भी देते तो पूरे शादी का माहौल खराब हो जाता और हम लोगों ने तो इस समस्या से निपट ही लिया। अब राघव ठीक है। उसके कुछ दिन बाद राघव उन गुरुजी के पास वापस गया। अगर कुछ चीज बची होगी तो उन गुरुजी ने कुछ कुछ चीजें और करी थी जिससे अब पूरी तरीके से राघव ठीक हो चुका था। उसके बाद राघव ने कसम खाई कि मैं कभी भी सुनसान में अगर मुझे कोई भी नजर आएगा तो ना मैं उससे बात करूंगा ना मैं किसी भी तरीके की फोटो खींचूंगा। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि क्या यदि आप लोगों को सुनसान में कोई रात में 12 बजे के बाद दिखेगा तो आप लोग भी उसके पीछे जाएंगे? मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपका कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो मुझे बताइए, मैं उसको नरेट करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।